की है नेचर एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। लेट्स स्टार्ट। ये जो पीपीटी है ये डीओ की लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बनी गई है और ये चैप्टर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th-12th में, वही टॉपिक्स हैं इसमें। तो लेट्स स्टार्ट। और ये जो वीडियो है वन शॉट वीडियो रहेगी क्योंकि इसमें जस्ट मेन पर्पस है ताकि रिकैप कर सकूँ हमने 11th-12th में करा हुआ है। तो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो कि है मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, आई होप सबको पता होगा। ऑर्गेनाइजेशन इट मीन जब एक ग्रुप बना देना, ग्रुप ऑफ पीपल, ताकि वो अचीव कर सके स्पेसिफिक गोल। जैसे हमने गोल डिसाइड करा और उसको उसके लिए वर्क करना और उसको अचीव करे, तो उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। देखो रीड कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी ऑफन व्यूड एज अ सोशल यूनिट और अ ग्रुप ऑफ पर्सन contributing their efforts toward certain goals। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन काइंडली दो तरीके के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। एक तो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है नॉन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट आता है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि अर्न कर सके प्रॉफिट। जो उनका मेन पर्पस होता है इज टू अर्न प्रॉफिट। ऑन दी अदर हैंड जो नॉन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका पर्पस नहीं होता अर्न करना मनी, मनी को अर्न करना पर्पस नहीं होता। उनका पर्पस होता है इज टू प्रोवाइड सोशल वेलफेयर, रिलीजन, कल्चर एक्सेट्रा। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल। मैं एग्जांपल बता देती हूँ दोनों का। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एग्जांपल आ गया, इंडस्ट्रीज हो गया, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, सर्विसेज होगी लाइक बैंक्स, ट्रांसपोर्ट कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा। ऑन दी अदर हैंड अगर हमारा आगे नॉन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें आ गया चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा, जिनका मतलब ये याद रखना जिसका पर्पस ये नहीं होता प्रॉफिट अर्न करना, बिल्कुल भी नहीं होता, उसे कहते हैं नॉन ऑर्गेनाइजेशन। जिसका पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना उसे कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक से वर्ड पता चलता है अर्निंग। इकोनॉमिक का मतलब ही क्या होता है अर्निंग। जहाँ पे इकोनॉमिक लिखा है उसको प्रॉफिट के लिए, और जहाँ पे नॉन इकोनॉमिक है मतलब प्रॉफिट मतलब अर्निंग नहीं है, इट मीन वो नॉन प्रॉफिट के लिए। इसमें एनजीओ भी आ जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब नॉन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इन एग्जाम, हमारे एग्जाम के मतलब तुम्हारे एग्जाम के लिए, और ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। और अगर आप डीओ का सिलेबस देखोगे तो डीओ वालों ने स्पेशल मेंशन करा हुआ है रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इन आवर लाइफ। ठीक है, तो ये अच्छे से करके जाना। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल होता है हम देखते हैं हमारी लाइफ में। तो अगर हम देखें हमारे सराउंडेड में हर जगह ऑर्गेनाइजेशन है। अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा तो जो हमारी लाइफ है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, बैंक्स हो गए एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें जो है ऑर्गेनाइजेशन में आती है। अगर ये चीज नहीं होगी तो हमारी जो लाइफ है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, हमारा जो रहने का तरीका है वो बहुत बदल जाएगा, मतलब जो हमारी लाइफ है हम अच्छे तरीके से नहीं जी पाएंगे, मेन समझ रहे हो। तो ये होता है हमारा रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। और उसके बाद हमने लिखा इसमें कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिस क्या है। तो मैंने आपको अभी पहले ही अभी लास्ट पीपीटी में बताया कि ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके के होते हैं, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और नॉन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जिसका पर्पस क्या होता है टू अर्न कर सके प्रॉफिट, जिसमें आ गया हमारा इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स एक्सेट्रा। सेकेंड ऑन द अदर हैंड कौन सा, नॉन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पर्पस अर्न प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, जिसका पर्पस क्या होता है टू प्रोवाइड कर सके सोशल वेलफेयर, रिलीजन, कल्चर एक्सेट्रा, जिसमें अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं इसे एक्सेट्रा। अब हमने ये देख लिया कि क्या रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का। अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा तो हमारी जो हमारी लाइफ है, जिस तरीके का रहने का बेटरमेंट, जो हमारी लाइफ जीने का तरीका है उसमें बहुत रुकावटें आएंगी, हम अच्छे तरीके से लाइफ नहीं जी पाएंगे। ओके, तो अब देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या ऑर्गेनाइजेशन का। पहला, ये दे यूटिलाइज वेरियस रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्टिव पर्पस। जो हमारे लिए बहुत अच्छा पर्पस मतलब हमारे लिए बेनिफिट करता है, पर्पस जो बेनिफिट रिसोर्सेज होते हैं उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करता है। सेकेंड, ये प्रोड्यूस करता है एंड डिस्ट्रीब्यूट करता है गुड्स एंड सर्विसेज डिजायर्ड बाय द कंज्यूमर, दस दे सर्व द कंज्यूमर बाय सेटिस्फाइंग देयर नीड्स। ये क्या करता है, वो चीज को बनाता है और उसे ही डिस्ट्रीब्यूट करता है, गुड्स एंड सर्विस हो गया जो कंज्यूमर की नीड्स होती है।
जो कंज्यूमर को चाहिए होता है उसी को ही वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, वही चीज बनाता है, ताकि क्या हो सके, जो कंज्यूमर की जो नीड है वो सेटिस्फाइड हो सके। थर्ड, they help the people to increase their standard of living by supplying multi-utility and time-saving products। ये क्या करता है, हेल्प करता है पीपल को, ताकि जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज हो जाए, अच्छा हो जाए। जैसे कि क्या करके टाइम सेविंग प्रोडक्ट्स भेज मतलब देकर, या मल्टी यूटिलिटी चीजें भेजकर, मल्टी यूटिल प्रोडक्ट्स भेजकर, ताकि जो उनका रहने का तरीका और अच्छा हो जाए। थर्ड, they generate employment opportunity for the people and thus help them earn their livelihood। मतलब एम्प्लॉयमेंट देना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना, मतलब लोगों को काम देना, ताकि उनको रहने का तरीका है और अच्छा हो जाए। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन आपको मैंने बता चुकी हूँ ऑलरेडी, मतलब बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस हो गए, कंपनीज हो गई। अब इन कंपनीज के अंदर भी लोगों को हायर करते हैं, मतलब काम के लिए लोगों को रखते, पीपल्स को। जिससे क्या हो गया, जो एम्प्लॉयमेंट है, जो पीपल है, उनको एक तरीके से जॉब मिल रही है, और उनको जॉब मिल रही है, उसके थ्रू वो अर्निंग कर रहे हैं, अर्निंग के थ्रू वो अपनी जो रहने का तरीका है उसको और अच्छा कर रहे हैं और अच्छे तरीके से रह पा रहे हैं। आगे, they facilitate economic development of the country by contributing to gross national product। एक फैसिलिटेट करता है इकोनॉमिक, हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को उसको डेवलप करता है बाय प्रोवाइडिंग क्या, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, लास्ट, they serve this society by undertaking socially responsible activities such as planting trees, conservation of water and other natural resources etc। तो ये साथ साथ मतलब हमारी सोसाइटी को भी मतलब हेल्प करता है, सोशल वेलफेयर करता है, जो कि सोसाइटी वेलफेयर, सोशल वेलफेयर मतलब सोसाइटी सब आ जाता है उसमें। कैसे करके, पानी को बचाकर, एक तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर, प्लांटेशन ऑफ मतलब प्लांटेशन ऑफ ट्री, ट्री को मतलब उगाकर, ट्री बहुत हमारे बेनिफिट होता है, ठीक है। और भी नेचुरल रिसोर्सेज को हेल्प करके, अच्छे से यूटिलाइज कर कर एक्सेट्रा। तो ये हमारी, ये सारी जो चीज़ें हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये याद रखना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो पेपर के लिए करके जाना, स्किप मत करना, बहुत इजी टॉपिक है। और वैसे भी तुम कॉलेज में हो, तो तुम्हें ये नहीं है कि जितना मैंने लिखा है वही लिख कर आना है, बस तुम्हें आइडिया होना चाहिए इसमें मैं क्या करवा रही हूँ, क्या मतलब मेन पर्पस है टॉपिक का, मतलब क्या बता रहा है टॉपिक, उसका मतलब मीनिंग पता होना को टॉपिक का, तो आप पेपर में इजी लिख सकते हो। क्योंकि आपको पेपर में थोड़ा मतलब ये नहीं कि आप स्कूल्स में लिखते थे एक पेज इज इनफ, बट नहीं, क्योंकि पेपर, अगर हम कॉलेज की बात करें, कॉलेज में जो आंसर्स हैं 9 मार्क्स के आते हैं, 9 के, कोई 7 मार्क्स को, 9 8 ऐसे मार्क्स के आते हैं, 10 मार्क्स के भी। तो उसमें क्या होता है, मैक्स टू मैक्स हमें आंसर लिखना होता है, ज्यादा से ज्यादा, ये 3 पेज का हो गया, 4 पेज का। क्योंकि पेपर में, जो कॉलेज के पेपर में क्या होता है, जो टीचर ये देखता है कि बच्चे ने कितना कंटेंट लिखा है, तो जितना हो सके उतना लिखना, ये मत सोचना कि आप बहुत ज्यादा हो रहा है। और पेपर का स्पीड अपनी तेज रखना, क्योंकि आपको मतलब होंगे तो 5 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, कि ऑप्शंस होते हैं और पार्ट्स भी होते हैं, और आपको लिखना बहुत ज्यादा होता है। बस ऑल ओवर यही कहना चाह रही हूँ कि जितना मैं बता रही हूँ उसको समझो और माइंड में रखना, और उसको अपने लैंग्वेज में लिखना, क्योंकि आप कॉलेज में आ गए हो, आपको लर्निंग नहीं करना है, आपने स्कूल में करा होगा, 12th तक आपने लर्निंग की होगी, अब क्या करना है, बस आपको मेन मेन पॉइंट्स लर्न करके, जो समझा हुआ है उसको याद कर कर जाना है, ताकि पेपर में अगर आ गया तो आपको जो पता ही होगा क्या मतलब है, उसको अपनी लैंग्वेज में लिख देना। नेक्स्ट टॉपिक आता है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या होता है, यू ऑलरेडी नो, आपको सबको ही पता होगा कि हमने 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। मैनेजमेंट प्रोसेस है of utilization of organizational resources with the aim of achieving organizational goal effectively and efficiently। तो देखा जाए, एक मैनेजमेंट प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जो हमारे रिसोर्सेज है उनको एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना, ताकि जो उसके जो गोल है उसको अचीव कर सके। गोल किसी का भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल हो, ऑर्गेनाइजेशन गोल ही करेंगे क्योंकि मैनेजमेंट देख रहे हैं हम, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का। तो जो मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको अचीव कर सके बाय इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो ये जो वर्ड है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर डेफिनेशन आ जाए तो आपको ये जरूर मेंशन करना है, तभी मैंने इन दोनों वर्डों को बोल्ड लेटर में लिखा है, ताकि आपको दिख जाए कि ये मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड। तो देखते हैं इफेक्टिवली क्या होता है। इफेक्टिवली ये होता है जब हमने
फॉर एग्जाम्पल मुझे जॉब से काम मिला कि आपको 10 दिन में आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है, मैंने उस काम को टाइम पे करा, जो मुझे काम मिला था मैंने उसको टाइम पे करा, वो हो गया मेरा इफेक्टिवली। ऑन दी अदर हैंड एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है, मैंने काम करा बट रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके, मतलब अच्छे तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, मैं मिनिमम रिसोर्सेज यूटिलाइज करा कि मैं देख करके अगर मैं इतने रिसोर्सेज यूज करूंगा कितना आउटपुट आएगा। ये नहीं कि मैंने बहुत रिसोर्सेज वेस्ट करे, नहीं, जितने नीड है उतने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके मैंने काम करा, उसे कहते हैं एफिशिएंटली। रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करा, उसे कहते हैं एफिशिएंटली, जिससे हमारा आउटपुट और अच्छा आ सके। ये हो गया दोनों का डिफरेंस। अब हमें मैंने मैनेजमेंट का एक तरह से मीनिंग बताया था, एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, हम एक मतलब जो हमारा गोल होता है उसे अचीव करते हैं बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव organizational objectives by actively utilizing the limited resources in the changing environment। और ये जो क्या कहते हैं डेफिनेशन लिखी गई है बाय क्रिटनर से। तो डेफिनेशन का जो मतलब है सेम वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है कि हमें मतलब एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे गोल को अचीव करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल को कैसे, जो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हैं। तो यही है जो मतलब जो मीनिंग है वही है, पर एक तरफ से ये कि डेफिनेशन गिवन दी है कितना से, तो ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए पेपर में लिखने के लिए। अगर आ गया तो, अगर एक बात और बता दूं, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मैनेजमेंट एंड राइट द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, अगर ये अगर तो मैनेजमेंट तो लिखा है कि व्हाट इज मैनेजमेंट आपको मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल पेपर में ये आ गया एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, after I have to write the definition of management, then have to write the function of management। अगर आप सोचोगे बस पेपर में क्वेश्चन में लिखा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, अगर मैं फंक्शन मैनेजमेंट लिखाऊंगी तो मुझे फुल मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं, क्योंकि फंक्शन मैनेजमेंट क्या होगा, आप लिख तो आओगे बट उसका जो कंटेंट है वो बहुत छोटा पड़ेगा। पर मैंने आपको पहले ही बताया भी कि कॉलेज में जो होता है कि कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, जो हमने लिखा बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम कॉलेज में आ गए, स्कूल में नहीं है। तो उसमें क्या होगा, आपको ना थोड़ा बढ़ाने के लिए आपको पहले उसकी मैनेजमेंट आ गया तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखो, उसकी मीनिंग लिखो, उसको एग्जाम्पल दे दो अगर आपको पता है, फिर इसके बाद फिर फंक्शन कर दो। अगर आपको नेचर पता, नेचर भी लिख दो, समझ रहे हो, ऐसे करना पेपर में, ताकि जो आपके मार्क्स ना डिडक्ट ना हो। अब आता है हमने कि अभी अपने जो डेफिनेशन पढ़ी ऊपर, फिर बेसिकली 4 एलिमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन में। एक हो गया प्रोसेस, सेकेंड इफेक्टिवनेस, थर्ड एफिशिएंसी और फोर्थ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये 4 वर्ड्स बनकर एक डेफिनेशन बनती है हमारी मैनेजमेंट की। तो प्रोसेस क्या होता है, मैंने आपको बताया एक प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है, और ये बहुत पहला फंक्शन होता है जो कि हमें करना होता है, जो हमने मैनेज इसलिए करते हैं ताकि हम काम को कर सके। इस प्रोसेस में कौन से फंक्शन आ जाते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सेकेंड इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस मैंने आपको अभी बताया, अगर हम कोई काम टाइम पे करते हैं, मतलब जितना हमें टाइम मिला उस टाइम तक कर लेते हैं, उसे कहते हैं इफेक्टिवनेस। थर्ड आता है एफिशिएंसी, हमने काम करा बट हमने जो रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से, मतलब मिनिमम रिसोर्सेज को हमने यूज करा, लिमिटेड रिसोर्सेज को हमने यूज करा और इनपुट ऐसे लिया कि हमें जो आउटपुट है अच्छा निकले, ओके, उसे कहते हैं एफिशिएंसी। लास्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव मीन्स एक गोल डिसाइड कर लेना पूरे मतलब ऑर्गेनाइजेशन का, कि हमारे पर्टिकुलर गोल है, फिर उसके अकॉर्डिंग काम कर लेना। ये नहीं कि भैया अभी हमने गोल ये डिसाइड करा फिर हमने थोड़ी देर सोचा नहीं हम गोल दूसरा रख लेते हैं, नहीं, एक पहले हम अच्छे से एक वर्क करना, मतलब यूटिलाइज करना, मैनेज करना, डिसाइड कर लेना अच्छे तरीके से कि हमारा क्या गोल है। एक गोल डिसाइड कर लेंगे ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फिर उसके लिए फिर हमें एक काम करना है। एक सेकेंड में पानी पी लूं। सॉरी। अभी मैंने मैनेजमेंट का मतलब बताया, डेफिनेशन बताया, और उसमें डेफिनेशन में क्या क्या मेन एलिमेंट्स हैं जिससे हमें डेफिनेशन बनती है, मैंने वो एक्सप्लेन करा। अब आता है रोल ऑफ मैनेजमेंट। मैंने पहले बताया था कि रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इन आवर लाइफ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि डीओ के
सिलेबस में ऑलरेडी मतलब स्पेसिफिक मेंशन है कि ये टॉपिक है जो हमें करना है, तो ये करके जाना, स्किप मत करना। तो आप हमने रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहले कर चुके हैं। अब देखते हैं रोल ऑफ मैनेजमेंट क्या है हमारी लाइफ में। तो दिस हमारी जो मैनेजमेंट है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर मैनेजमेंट इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। पहली बार पीटर एफ ड्रकर ने बोला कि मैनेजमेंट इज डायनेमिक। डायनेमिक मतलब चेंज होता रहता टाइम टू टाइम, ठीक है। लाइफ गोइंग एलिमेंट इन एवरी बिजनेस, मतलब बिजनेस में लाइफ गोइंग मतलब डायनेमिक है, मतलब चेंज होता रहता है हर बिजनेस में। विदाउट इट इज द रिसोर्सेज, इफ द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन रिमेन रिसोर्सेज एंड नेवर बिकम प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है, अगर हम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो हमारे रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज ही रहेंगे, वो प्रोडक्शन में नहीं बनेंगे। अगर हम मैनेज करेंगे कि हमें रिसोर्सेज कैसे यूज करना है, रिसोर्सेज कैसे यूज करेंगे, इससे क्या हमें प्रोडक्शन मिलेगी, तभी हम मतलब ये तरीके से मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद ही रिसोर्सेज हमारे कन्वर्ट होगा प्रोडक्शन में। तो मतलब एक देखा जाए तो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैनेजमेंट जो डायनेमिक है, डायनेमिक इट मीन्स अगर डायनेमिक मतलब हो टाइम टू टाइम चेंज होना। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनाइजेशन में हैव रॉ मटेरियल, machines, human resources, and other factors, but this cannot be produce satisfying products unless they are effectively managed. तो हम मैनेजमेंट में जो ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं क्या क्या मतलब रॉ मटेरियल्स हो गया, मशीन्स हो गए, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया एंड फैक्टर्स, ये चीजें हमें चाहिए होते हैं अगर हम मैनेजमेंट करनी है। और ये सेटिस्फाई अगर हम वांट्स, अगर हम चाहते हैं पीपल के वांट सेटिस्फाई करें तो हमें इन चीजों को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना होगा, अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, ताकि हमें पता हो कि दूसरों की नीड क्या है, उसको हम सेटिस्फाई कर सके। नेक्स्ट है मैनेजिंग इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। किसी भी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी के लिए हमें एक मैनेजिंग मतलब मैनेज करना कि क्या चीज कैसे करनी है और क्यों करनी है, कब करनी है, उसे कहते हैं मैनेज करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर किसी भी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी का। अंडरस्टैंड। तो ये था हमारा रोल ऑफ मैनेजमेंट का। अब जस्ट देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है। सिग्निफिकेंस मैनेजमेंट ये है, पहला एक्मलिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब जो एक्मलिशमेंट का मतलब होता है अचीवमेंट, जो हमारा गोल डिसाइड हुआ ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव करना। अगर हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करा होगा तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल है हम उसे अचीव कर पाएंगे। तो हमारा इंपॉर्टेंस सब फर्स्ट इंपॉर्टेंट ये। सेकंड, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैं आपको इतनी देर से यही बता रही, एफिशिएंट का मतलब क्या होता है। एफिशिएंट का मतलब ये होता है कि हम रिसोर्सेज को, लिमिटेड रिसोर्सेज को हम यूज करें, अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं, जितनी नीड है उतना ही हम यूज कर रहे हैं, उसे कहते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें क्या होगा, अगर हम मैनेजमेंट अच्छे तरीके से किया होगा तो जो एफिशिएंट जो हमारे रिसोर्सेज है हम उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, जितनी नीड है उतना ही यूज करेंगे, हम रिसोर्स को वेस्ट नहीं करेंगे। इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट, साउंड ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। एक साउंड ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर मीन एक स्ट्रक्चर बना देना जिसमें पता होना चाहिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किसी की मतलब ड्यूटी क्या है, मतलब सब में डिवाइड कर देना, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबॉर्डिनेट से सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट सब कुछ बता देना, ताकि एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बने। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स। इंटीग्रेशन मतलब यूनिटी, मतलब एक साथ, मतलब ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल होता है उसको एक साथ मिलकर करना काम, उसके लिए ये नहीं है कि पर्टिकुलर पर्सन का अलग गोल है, वो चाहता है कुछ, वो चाहता है उसकी सैलरी बढ़ जाए, एक चाहता है उसे मतलब वो क्या कहते हैं वो होता नहीं बेस्ट एम्प्लॉयमेंट इन द वीक मिल जाए। तो सबका अलग अलग गोल नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल गोल डालना, नहीं। इसका इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन गोल होता है जो ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव करना। उसको अचीव कैसे करना, एक साथ मिलकर, मतलब एक ही गोल होना चाहिए सबका, ये नहीं इंडिविजुअल गोल होना चाहिए, एक ही गोल होना चाहिए जिसको एक साथ मिलकर हम वो काम करें। लास्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैंने आपको पहले बताया था कि मैनेजमेंट जो है कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो कि है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अभी हमने देखा कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन में क्या मेन पॉइंट एलिमेंट्स होते हैं वो देखा, सिग्निफिकेंस क्या इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में वो देखा, और उसका क्या रोल है मैनेजमेंट का हमने वो देखा।
आप देखते हैं नेचर क्या है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, तो अच्छे से करके जाना। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक जो कि है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। अगर हम किसी चीज को मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा, गोल। गोल डिसाइड करने के बाद ही हम मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिसाइड करा कि मुझे टेंथ में 90% से ज्यादा परसेंटेज लानी है, अबाउट 90% मुझे लानी है। तो एक मेरा स्पेसिफिक गोल है कि मुझे क्या करना है, मुझे 90% से ज्यादा वो लानी है परसेंटेज, तो मैं अच्छे तरीके से मैनेज कर पाऊंगी। अगर मैं सोचूं कि भाई मुझे बस मार्क्स लाने हैं, मेरा कोई गोल नहीं है, बस मुझे मैनेज करना है, तो मैं हाउ टू मैनेज, मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी जब मुझे पता ही नहीं होगा मेरा गोल क्या है। मैनेजमेंट ये होगा ना कि हमारा गोल डिसाइड करेंगे, फिर उसको देखते हैं भाई हमने जो करा हमने सही करा कि नहीं करा। हमें कैसे पता चलेगा जब हमारा गोल डिसाइड होगा, तभी तो पता चलेगा। कोई जब मैंने बोला ही नहीं कि भाई मुझे कितनी परसेंटेज लानी है, मैंने बोला कि बस मुझे टेंथ में पास हो, मैंने बोला कि मुझे बस मैनेज करना है, तो मैं मैनेज कैसे करूंगी, मुझे कैसे पता चलेगा मेरा मैनेजमेंट जो मैंने करा है कि वो मैंने सही करा है गलत करा है, वो तभी पता चलेगा ना, पर्टिकुलर गोल होगा। अगर हमारा मैनेज जो हमारा गोल है वो अचीव हो रहा है तो मैंने हमारा मैनेजमेंट हमने बिल्कुल सही करा है। अगर वो गोल मैनेजमेंट से कम है तो हमारा मतलब पता चल रहा है कि हमने मैनेजमेंट अच्छा नहीं करा। तो मेन ये है कि अगर हम किसी भी चीज को मैनेज करना चाहते हैं तो पहले हमारा गोल डिसाइड होना चाहिए, उसके बाद हम मैनेज कर पाएंगे। सेकेंड, मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। अगर हमें मैनेजमेंट चाहिए करना है तो हमें ग्रुप में काम करना पड़ेगा, एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक अलग काम कर रहा है एक अलग काम कर रहा है, ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव नहीं हो सकता। अगर हम एक मिलजुल कर काम करेंगे तो हमारा जो गोल है अचीव होगा। थर्ड, मैनेजमेंट accomplish through the cooperation of others. The managers connect cannot do everything. तो इसमें क्या है, कॉपरेशन टू ईच अदर, इट मीन्स कि जो मैनेजर है कि मैनेजर जो है वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकता ना, उसको भी लोग चाहिए, एम्प्लॉयज चाहिए, ताकि वो उनको इंस्ट्रक्ट कर सके, इंस्ट्रक्शन दे सके, और जो एम्प्लॉयज है वो काम कर सकते हैं। इसलिए ये कहते हैं कि हमें एक साथ करना पड़ता है, हमें हमें और भी लोग चाहिए होते हैं। ये नहीं कि हम अकेले ही हम सब कुछ कर लेंगे, नहीं, हमें मतलब ग्रुप बनाना होता है, पीपल और नीड होते हैं ताकि और चीजों के लिए हो सके। इतना देखा। अब बता नेक्स्ट, मैनेजमेंट मैनेजमेंट इज इंटीग्रेटेड फोर्सेस। इसमें क्या है कि एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होते हैं, कोऑर्डिनेट होना, कोऑर्डिनेट मतलब एक साथ, यूनिटी। जैसे कि हम ह्यूमन रिसोर्सेज है और नेचुरल रिसोर्सेज एक साथ होकर चलेंगे साथ, ये नहीं कि ह्यूमन रिसोर्स अच्छा अच्छा हो नेचुरल रिसोर्स अच्छा ना हो, हमें दोनों चीजें अच्छी होनी चाहिए, अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए और इंटीग्रेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्सेस। एवरीबॉडी नो इंटेंजिबल क्या होता है। इंटेंजिबल हमने बहुत जगह देखा है। इंटेंजिबल क्या होता है, जिसे हम सुन नहीं सकते, जिसे हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, जिसे हम देख नहीं सकते उसे कहते हैं हम इंटेंजिबल। तो मैनेजमेंट भी उसकी उसी तरह इंटेंजिबल है, हम देख नहीं सकते, ना ही हम सुन सकते हैं, ना ही हम, हाँ, देख सकते सुन सकते यही है, ना ही हम टच कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी प्रेजेंस देख सकते हैं। वो कैसे, अगर मैंने मैनेज करा तो मैंने गोल के बाद देखा कि मेरा मैनेजमेंट है बिल्कुल सही है, जो मुझे चाहती थी मुझे वो अचीव हो गया, इट मीन जो मेरा मैनेजमेंट है बिल्कुल सही है, मैंने अच्छे तरीके से मैनेज करा था। सेकेंड थिंग, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा मैनेजमेंट जो मैंने डिसाइड किया था, मतलब मैंने मैनेज किया था, उसके बाद जो मेरा गोल था, जो मेरा गोल डिसाइडिंग था, और जो आफ्टर दैट मेरा गोल मिला वो मुझे कम मिला जो मैंने डिसाइड था, इट मीन मैंने मैनेजमेंट में कोई गलती करी है जिसकी वजह से मेरा गोल अचीव नहीं हुआ। अगर फॉर एग्जाम्पल अच्छा हमें अचीवमेंट मिल जाता है, इट मीन हमने जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छे तरीके से करा है, जिसके वजह हमें और बेनिफिट मिल रहे हैं। तो इट मीन हमें प्रेजेंस दिख रही है, बट कैसे हम मतलब उसको इन्फॉर्म, मतलब हायर आउटपुट मिल रहा है तो हमें पता चल रहा है, अगर हमें कमी लोअर आउटपुट हो रहा है तो हमें पता चल रहा है कि हमने अच्छे तरीके से नहीं करा। नेक्स्ट, मैनेजमेंट बैलेंसेस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। मैंने आपको बताया कि इफेक्टिवनेस क्या होता है, टाइम पे काम करना, और एफिशिएंसी क्या होता है, जो हमने काम करा है उसको अच्छे तरीके से करना है, मीन्स रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना, अच्छा आउटपुट निकालना, मतलब प्रोड्यूस करना, उसे कहते हैं एफिशिएंसी। तो मैनेजमेंट अगर हमें करना है तो हम दोनों चीज को हम अच्छी तरीके से बैलेंस करना चाहिए, अच्छी तरीके से बैलेंस करेंगे तभी हम जो हमारा गोल है उसे हम अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। अब इसमें लिख तो दे कि मैनेजमेंट साइंस भी आर्ट भी है,
कैसे पता भी है कि नहीं है? साइंस इसलिए कि उसकी बॉडी ऑफ नॉलेज जो चाहिए होती है, कंसेप्ट जो चाहिए होती है, प्रिंसिपल जो चाहिए होती है, वो हमें बताता है कि ये जो मैनेजमेंट है वो साइंस है। ऑन दी अदर हैंड आर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें स्पेसिफाइड नॉलेज चाहिए होती है, एक तरीके से नॉलेज स्किल्स चाहिए होती है, जो एक नॉर्मल बंदे के पास ही होती है। हर बंदे के पास सेम नॉलेज नहीं होती, ठीक है, नहीं सेम स्किल्स होती है, तो स्पेसिफिक बंदे के पास होती है। तो वैसे ही इसमें कहते हैं कि हमें एक स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए होती है, जो कि हम लर्न करते हैं थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। तो ये सब कुछ ये होता है इन अ मैनेजमेंट। तो हम इसके थ्रू हम क्या कह सकते हैं, तो मैनेजमेंट जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। लास्ट जो है मैनेजमेंट का नेचर, वो क्या, मैनेजमेंट इज परवेसिव और यूनिवर्सल। तो प्रोग्रेसिव और यूनिवर्सल क्या होता है? यूनिवर्सल मतलब कि हर जगह जो मैनेजमेंट अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि जो मैनेजमेंट टॉप लेवल में अप्लाई होगा लो लेवल पे अप्लाई नहीं होगा, नहीं, मैनेजमेंट जो है टॉप लेवल में अप्लाई होगा, लोअर लेवल में भी, अब मिडिल लेवल में भी, सबॉर्डिनेट्स में भी, सुपीरियर भी। तो हर लोग उसी जो मैनेजमेंट को नीड मतलब सब यूज करते हैं। ये नहीं कि भाई पर्टिकुलर लोग ही यूज करते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ही, नहीं, मैनेजमेंट जो यूनिवर्सल हर जगह यूज होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मुझे इतनी परसेंटेज लानी है, तो उसमें भी तो मैनेजमेंट अप्लाई हो रहा है ना, समझ, बस यही चीज है। अब बताते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। और मैंने आपको पहले बताया था रोल ऑफ मैनेजमेंट एंड द रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन आवर लाइफ, वो भी इंपॉर्टेंट था। फंक्शंस और हो गया और नेचर हो गई, इंपॉर्टेंट चीज है। अगर फॉर एग्जाम्पल पेपर में आ जाता है कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको सीधा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बस स्टार्ट कर देना लिखना। पहले मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखना, उसका मीनिंग लिखना, इफ यू नो द एग्जाम्पल ऑल्सो मेंशन, अगर आपको पता है तो। अगर हो सके नीचे भी एक्सप्लेन कर देना थोड़ा बहुत, फिर फंक्शन लिखना। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉलेज है और इसमें ऐसा नहीं है कि आप तुम एक जितना बोले उतना लिख के आ जाओ, एक पेज में छोड़ो, नहीं, क्योंकि जो आंसर है वो 9 मार्क्स के 10-10 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन जो आते हैं, तो इसलिए उसका आंसर हमें कम से कम 3-4 पेजेस में लिखना होता है। हमें कॉलेज में कंटेंट बहुत ज्यादा लिखना होता है। जो हमने स्कूल तक करा था, 12th तक करा था, हम अब छोड़ दो। अब अगर तुम कॉलेज में, तो तुम्हें नया तरीका में अप्लाई करना पड़ेगा, नए तरीके से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। बस ये है कि जो मैं आपको समझा रही हूँ उसको समझो, जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा वही याद करना है आपको। बस तुम्हें ये है कि तुम्हें मेन मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए, हेडिंग पता होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड मीनिंग पता होना चाहिए। अगर तुम ये दोनों चीज पता है, देन तुम इजिली आप एग्जाम में करके आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखा वही लिख के आओगे तब मार्क्स मिलेंगे, ये मैटर नहीं करता। मीन ये जो आप लिख रहे हो उसका एक मतलब मीनिंग हो, टीचर को समझ आ जाए अगर रीड करे, बस। और जितना हो सके उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना, जितना अच्छे तरीके से करोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जितना बड़ा लिखोगे जितना ज्यादा, सबसे बेस्ट तरीका इन कॉलेज एग्जाम। ओके, लेट्स स्टार्ट विद, अपने पढ़ाई में आते हैं। बहुत होगी बात, बहुत एक्सप्लेनेशन दे दी मैंने आपको एग्जाम के लिए। अब आते फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सबको पता है कि 5 तरीके के होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। 5, ठीक है। तो फर्स्ट है प्लानिंग। प्लानिंग जो है बहुत प्राइमरी फंक्शन है, बहुत बेसिक मतलब फर्स्ट फंक्शन है। इसमें क्या होता है कि हम एक मतलब काम करते हैं, एक्शन करते हैं, किस लिए करते हैं, ताकि जो हमारा रिजल्ट है अच्छा हो। इसमें हम क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, मतलब एक तरह से एजम्पशंस लेते हैं, ठीक है, हम फ्यूचर का, कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें फ्यूचर में क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। पहले से हम फैक्ट फैक्ट सोचते हैं, क्या फैक्ट होगा, क्या मतलब एजम्पशंस होंगे, अगर हम ऐसा करेंगे फ्यूचर में क्या होगा, हमारा क्या रिजल्ट मिलेगा, ये सबको डिसाइड करके हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में देखते हैं व्हाट टू डू, हमें क्या करना चाहिए, व्हेन टू डू, हु टू डू, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हम करते हैं, वेयर टू डू, हाउ टू डू, ठीक है। तो हम ये देखते हैं प्लानिंग में। और कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले, कोई भी चीज डिसाइड करने से पहले या डिसीजन लेने से पहले हमें क्या डिसाइड, पहले क्या हमें लेना चाहिए, गोल। और गोल कह दो या ऑब्जेक्टिव ले लो, ये डिसाइड होने के बाद ही हम प्लानिंग कर पाएंगे। अगर हमें पता होगा कि हमें क्या हमारा गोल है, तभी तो हम प्लानिंग करेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो उससे पहले हमें क्या डिसाइड करना चाहिए, गोल। उसके बाद हम क्या डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, एक फॉर्मेशन बनाएंगे, एक विजुअलाइजेशन बनाएंगे माइंड में कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें फ्यूचर में क्या मिलेगा, ठीक है। उसमें फिर देखेंगे कि हमें व्हाट टू डू, हाउ टू डू, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन करेगा, ठीक है। तो ये चीज आगे मैं प्लानिंग में, वैसे इसमें जो है रीड कर लेना, मतलब तो यही है, ओके। कोई टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग।
ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, सेकेंड फंक्शन है हमारा मैनेजमेंट का। ऑर्गेनाइज क्या होता है कि जो हमने लिखा है, हमने कौन सी प्लानिंग करी है उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको उसमें क्या करना, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज को, मतलब ह्यूमन को बुलाना, ह्यूमन रिसोर्सेज को बुलाना, मटेरियल रिसोर्सेज को इकट्ठा करना और एक तरीके से मैनेज करना ताकि जो हमारा जो गोल है उसे अचीव कर पाए। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि हमने एक रिलेशन बना लेते हैं और एंटरप्राइजेज में, और क्या करते हैं हम ना रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको दे देते हैं, सबको अथॉरिटी दे देते हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। ताकि क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी मिल जाती है, उनको पता चल जाता है उनको क्या काम करना है और कैसे करना है, ठीक है, ताकि जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो अचीव हो सके। एक ऑर्गेनाइजेशन की जो डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजिंग की, सॉरी, वो अकॉर्डिंग टू लॉइस एलन ने भी दी है कि ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफाई करता है कि ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग है, सॉरी लिख दिया मैंने, वही ना, मैं हटा देती हूँ। तो उसमें लिखा कि ऑर्गेनाइजिंग इज अ एक प्रोसेस है जो कि आइडेंटिफाई करता है एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी फॉर्म, एक ग्रुप बना देता है ताकि परफॉर्म कर सके, डिफाइन करता है एंड डेलीगेटिंग करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है और अथॉरिटी देता है, मैंने बताया था। एंड एस्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू वर्क, एक रिलेशनशिप बना देता है पीपल के बीच में ताकि वो जो पीपल है काम कर सके इफेक्टिवली टुगेदर इन अकम्प्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव, जो हमारा गोल है उसको अचीव करने के लिए। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है, हमें दो स्टेप पढ़ लिए, दो फंक्शन पढ़ लिए, क्या होता है प्लानिंग क्या होता है और ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। अब देखते हैं स्टाफिंग क्या होता है। स्टाफिंग में क्या करते हैं, पीपल को हायर करते हैं ताकि जो वैकेंट जॉब है उसको फिल कर सके, और पीपल भी कैसे होने चाहिए, स्किल पीपल होने चाहिए। इसमें क्या होता है, क्या कहते हैं, पीपल आर अपॉइंटेड टू द राइट जॉब एट द राइट टाइम, ठीक है, एट पीपल अपॉइंट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम, ओके। जिसमें आता है हमारा स्टाफिंग में, तो इसमें स्टाफिंग में क्या आ जाता है, रिक्रूटिंग हो गया, सिलेक्शन हो गया और इंट्रोडक्शन हो गया, और क्या आता है, और इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग हो गया, अप्रेजिंग हो गया, मेंटेनिंग हो गया एंड एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन, ओके। हम इसलिए हाई स्किल एम्प्लॉयज हायर करती हैं वीकेंड जॉब के लिए ताकि जो हमारा जो गोल्स है वो अचीव कर सके। ओवरऑल बस यही है, रीड कर देती हूँ ताकि आपके लिए और अच्छा रहे। तो स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड मेंटेन कर सके कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स टू फिल ऑल द वेकेंट जॉब्स position from the top level to the subordinate level. In the organization, it aims to select and appoint the right person for the right job at the right time in order to give a job effectively and efficiently. It believes that one skilled staff is better than semi-skilled staff. The staffing function includes recruiting, selecting, appointing, training, appraising, and maintaining employees in the organization. The main idea behind the staffing function is to hire skilled employees in the organization on the basis of required to achieve कैसे कि defined goals. ओके, ओवरऑल बस वही है कि पीपल को हायर करना वेकेंट जॉब के लिए, कोई भी पोजीशन का हो सकता है या हायर लेवल पोजीशन हो या सबऑर्डिनेट पोजीशन में हो, क्या करना है, राइट पर्सन को हायर करना है राइट टाइम एंड राइट फॉर द राइट पोजीशन, अच्छे स्किल के लिए करना है ताकि जो हमारा गोल है उसको अचीव कर सके। उसके बाद आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है, प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जो मैनेजर होता है वो इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है और ओवरसी मतलब करता है फंक्शन जो भी कर रहा होता है थ्रू एम्प्लॉय या सबऑर्डिनेट, ओके। तो मतलब एक तरह से मैनेजर का मतलब एक फंक्शन मतलब वही होता है कि मतलब एम्प्लॉय का काम देखना, सबऑर्डिनेट काम देखना कि जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या फिर गलत, ठीक है। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनको बताना कि कैसे करना है और कैसे सही करें। तो ये आ गया हमारा डायरेक्टिंग में। तो डायरेक्टिंग में जो क्या कहते हैं, रीड कर देते फिर से। डायरेक्टिंग सेड टू बी प्रोसेस इन विच द मैनेजर इंस्ट्रक्ट, गाइड एंड ओवरसीज द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स टू अचीव द organizational goal. Directing is to be directing is to be said to be heart of the functional management. If you're doing planning, organizing, staffing, there's no meaning of the that things if you are not doing the directing, ठीक है। तो डायरेक्टिंग इज अ मेन पार्ट है, मतलब एक मेन
फंक्शन है मतलब मैनेजमेंट का, अगर हम प्लानिंग भी कर लेती हैं, ऑर्गेनाइजिंग भी कर ले, स्टाफिंग भी, बट अगर हम डायरेक्टिंग नहीं करा तो हमारा कोई भी मतलब नहीं है इस चीज का। उसके बाद जो डायरेक्टिंग है, इज सेड टू बी कंसिडरेंट ऑफ ह्यूमन फैक्टर, इन सिंपल वर्ड इट कैन बी डिजायर और डिस्क्राइब्ड एज प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू वर्क टू डू डूइंग वर्क, ठीक है। उसके बाद दो डेफिनेशन गिवन की है दो ऑथर के थ्रू, जो उनसे आपको सही लगे उसकी आप याद कर लेना, क्योंकि पेपर में एक डेफिनेशन लिख के आओगे तो सही रहेगा। एक मतलब मीनिंग हो गया, फिर डेफिनेशन, और डेफिनेशन का ऑथर नेम। अब हमने डायरेक्टिंग देखा, अब उसके मेन जो एलिमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। पहला तो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, जब एक इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरी पर्सन तक जाती है, ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन वन पर्सन टू अनदर, उसे कहते हैं हम कम्युनिकेशन। सेकेंड आता है लीडरशिप। लीडरशिप में क्या आता है, जो मैनेजर गाइड करता है, ठीक है, इन्फ्लुएंस करता है द बिहेवियर सबऑर्डिनेट, उसे कहते हैं लीडरशिप। थर्ड मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब इंस्पायर करना, एम्प्लॉय को सबऑर्डिनेट को इंस्पायर करते हैं ताकि वो जो काम अच्छी तरीके से करें। अगर वो अच्छी तरीके से काम करेंगे उससे क्या होगा, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो अचीव हो जाएगा। सुपरविजन क्या होता है, इट मीन्स ओवरसीज द फंक्शनिंग, मतलब जो सुपरवाइजर होता है वो देखता है कि जो हम फंक्शन कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। ये जो मैंने आपको जस्ट मीनिंग बताया है, देयर फुल चैप्टर की इंसिलेटेड फुल चैप्टर है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी जैसे फर्स्ट चैप्टर इसमें खाली इंट्रो ही था, तो मैंने थोड़ी इनको डेफिनेशन में दे दी, मीनिंग में दी ताकि और अच्छा रहे। नेक्स्ट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है कि हमने देखो, हमने प्लानिंग भी कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग भी कर लिया, स्टाफिंग भी कर लिया, डायरेक्टिंग भी कर लिया। अब कंट्रोलिंग में क्या होता है, जैसे मैंने गोल डिसाइड किया था कि मुझे जैसे फॉर एग्जांपल एक गोल है जिसका गोल था, ठीक है, एक एक दो तरीके इसमें होता है, कैसे कंपेयर करते हैं, जो हमने गोल डिसाइड किया था वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। अगर ठीक नहीं हुआ, जो हमने चाहते थे, हम जो डिजायर्ड गोल था वो अचीव नहीं हुआ, तो जो हमारी मेजरमेंट है, जो हमारी करेक्शन है, हम उस करेक्शन के थ्रू हम उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यही है, जो हमने करा हमें देखेंगे, जो हम अगर हम उसे ठीक कर सकते तो हम ठीक करेंगे थ्रू कंट्रोलिंग। There is a distinguish between the actual performance, the actual performance और the deciding performance। जो हमने डिसाइड किया था परफॉर्मेंस हम ऐसे करेंगे, हमारा जो गोल था, और जो हमने एक्चुअल अचीव करा उसका बिटवीन का उन दोनों के बीच का एक डिफरेंस वो आ गया हमारा, जिससे हम ठीक करते हैं बाय कंट्रोलिंग। तो यही है द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग डील विद द मेजरमेंट। मेजरमेंट करना, मेजर कैसे करना, जो हमने डिसाइड किया था और जो हमारा अचीव हुआ, and correction of the performance of subordinate against the predetermined standard. There was definition given by the EFL Bridge defined control as a process of checking actual performance। जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस थी और जो हमारी एग्री परफॉर्मेंस, एग्री मतलब डिसाइडिंग परफॉर्मेंस थी, उसको देखना और सेटिस्फैक्ट्री करना परफॉर्मेंस को। कंट्रोलिंग लेट्स टू टेकिंग करेक्टिंग एक्शन इफ द रिजल्ट डू नॉट कंफर्म टू प्लान। बस वही जो मैं आपको बताया वही है, मतलब जो भी देखो क्या मैं जो बता रही हूँ वही चीज को एक लाइन को घुमा फिरा के दोबारा लिख देते हैं ताकि कंटेंट बढ़ जाए बस। कंट्रोलिंग इंश्योर दैट देयर इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज सो टू अचीव द प्लान और गोल्स। तो जो कंट्रोलिंग क्या होता है कि हम इफेक्टिव या एफिशिएंटली हम रिसोर्सेज यूज कर सके ताकि जो हमारे जो अचीव है, हमारा जो प्लान है उसको हम अचीव कर सकेंगे। कंट्रोलिंग मेजर करता है डेविएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मतलब जो हमने डिसाइड किया था कि हम ऐसे करेंगे, और एक्चुअल परफॉर्मेंस हमने अचीव करा, जो हमने करा। डिस्कवर द कॉज ऑफ सच डेविएशन एंड हेल्प इन टेकिंग करेक्टिव एक्शन। और देखना कि हमने क्या गलती करी है और जिसका जो सिर्फ सही करेक्टिव एक्शन है उसे हमें टेक करना। यहीं पे आपका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट खत्म होता है। अच्छे से करके जाना, जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा है वो आप करके जाओ, जो आपको मतलब वो याद करके जाओ, उसमें भी आपको पहले बताई ये बात, तो जरूरी नहीं वही लिख के जाओ। बस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या मेन पॉइंट्स है और क्या मतलब है, उसके बाद आपको खुद एक्सटेंड करके लिखाना। अब होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इन द वर्ड्स ऑफ मोनी एंड रेले, कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरल अरेंजमेंट ऑफ अ ग्रुप efforts to provide unity of action in pursuit of a common purpose। एक हमारा एक गोल डिसाइड है तो वहां पे इकट्ठे लोग मिलकर एक साथ मिलकर हम उसको अचीव करें। अगर हम एक साथ मिलकर करेंगे तो हमारा काम होगा। अगर हम सोचे कि नहीं मैं अलग करूंगी वो अलग करेगा, उसका गोल अलग है मेरा, नहीं, अगर हम एक साथ करेंगे तो होगा। तो आप कोऑर्डिनेशन की एक डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते क्या क्या। पहला, इट इज एंशियर मैनेजरियल एक्टिविटी
इट्स नीडेड एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। पहली बार इससे प्रैक्टिस होने से पहले, करने से पहले हम एक चीज और बता दूं, तो कोऑर्डिनेशन है, एक फंक्शन है मैनेजमेंट का। आप सोच रहे होंगे फंक्शन है मैनेजमेंट का, पर हमने 5 फंक्शन पढ़े। आई नो आपने 5 फंक्शन पढ़े, पर उसे फंक्शन भी नहीं कह सकते। बट ये भी है कि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं करोगे तो हमने अभी करा कि फंक्शन है उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एक साथ करना, यूनिटी में करना, है ना। तो अगर प्लान एक साथ करेंगे तभी तो अच्छी तरह से प्लानिंग होगी। मैं सब में ये देखा, सब में मैंने आपको ये होता है यूनिटी होनी चाहिए, एक साथ होना चाहिए। यही यही है कि कोऑर्डिनेशन जो हर जगह जरूरी है, हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हमारा फंक्शन मैनेजमेंट अच्छे तरीके से नहीं होगा। ओके, तो अभी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला, इट इज एंशियल मैनेजर एक्टिविटी। मैनेजर एक्टिविटी बहुत नीडेड है, मतलब क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये इट इज नीडेड एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर मैनेजमेंट में नीड होता है। सेकंड, इट इन्वॉल्व ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। इसमें क्या होता है, ग्रुप का एफर्ट्स एक साथ होता है ताकि अचीव कर सके ऑर्गेनाइजेशनल गोल। थर्ड, इट इज अ कॉन्टिन्यू प्रोसेस कैरिड ऑन द बाय द मैनेजर। ये कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि आपने करा एक बार तो खत्म हो गया, नहीं, अपने काम करा उसके फिर से दोबारा नहीं रोगे। जैसे हमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग घूम फिर के दोबारा करनी पड़ती है, वैसे कोऑर्डिनेशन हर टाइम कंटिन्यूस रहता है, वो भी हमें बार बार करनी पड़ती है। इट पर्पस इज टू सिक्योर यूनिटी ऑफ द एक्शन टुवर्ड्स कॉमन ऑब्जेक्टिव। इसका पर्पस क्या है, एक यूनिटी बनाए, अच्छे तरीके से यूनिटी बनाए। और क्या पर्पस है उनका कि अचीव करना ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मतलब कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा तब इजी रहेगा सबको काम, एक साथ काम करने के लिए, और जो हमारा गोल है उसको अचीव करने के लिए। समझ रहे हो। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मीनिंग देखा। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है। पहली बात, बेटर रिजल्ट होगा। अगर हम एक साथ काम करेंगे, हमें पता होगा हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें कैसे करना है, हमारा कोऑर्डिनेशन मतलब हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। सेकेंड, इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी, हमारे जो रिसोर्सेज हैं हमारे वेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है और हमें एक साथ काम करना है। हमें पता है कि मैंने काम कर लिया तो उसे वो नहीं करना, मतलब सबको एक काम बटा होता है और पता होता है कैसे करना। हमारे जो रिसोर्स वेस्ट नहीं होंगे, तो एफिशिएंसी हो गया। बेटर यूटिलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइजेशन करना। मीटिंग एनवायरमेंट चेंज चैलेंजेस। आपको पता है कि जो एनवायरमेंट है वो डायनेमिक है, इट मींस डे टू डे चेंज होता है ना। तो हम उस डायनेमिक को कैसे हम रिकवर करें, मतलब हम जो टाइम टू टाइम जो चेंजेस हो रहा है हम भी कैसे हो, तो इसलिए अगर कोऑर्डिनेशन होगा, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, एक यूनिटी होगी, तो हम इजीली हम जो जो डायनेमिक जो चेंजेस हो रहे हैं एनवायरमेंट में हम भी अडॉप्ट कर सकते हैं। हायर मोरल, जो सबॉर्डिनेट है उनका जो मोरल है वो अच्छा होता है। जब हम एक साथ काम करते हैं मिलजुल कर, एक दूसरे को डिस्कशन देते हैं, बताते हैं, तो जो जो एम्प्लॉय सबॉर्डिनेट है उनका भी जो मोरल है वो अच्छा रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो वर्क काम अच्छा करते हैं, एज रिजल्ट तुम्हारा जो गोल है वो हम अचीव कर लेते हैं। नेक्स्ट है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 लेवल आते हैं, लो लेवल, मिडिल लेवल और टॉप लेवल। लो लेवल में कौन आ गया, हमारा सुपरवाइजर, क्लर्क, जूनियर मैनेजर, इंस्पेक्टर्स। मिडिल में आ गए मार्केटिंग मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, ठीक है, और फाइनेंस मैनेजर एक्सेट्रा। टॉप में क्या आ गया, हमारा सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ सेल्स ऑफिसर, प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर। दीज आर कमिंग इन टॉप। हमने देख लिया कि भाई 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडल और लो। हमने ये भी देख लिया लो लेवल। हमने ये भी देख लिया कि इन तीनों में कौन से लोग आते हैं, कौन से पीपल कैटेगरीज आती है। अब देखते हैं कि उनका क्या काम होता है। ओके, तो इसमें सब मेंशन है। टॉप मैनेजर्स में क्या आता है, जो टॉप मैनेजर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, पहला। सेकेंड, इन्वायरमेंट को देखते हैं, स्कैन करते हैं इन्वायरमेंट कि हमें ये जो ऑब्जेक्टिव हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा कपड़ों का काम है, हमारी कंपनी है, तो वो देखेंगे ना, सर्दी है तो सर्दी में गर्मी के कपड़े थोड़ी बनाएंगे, नहीं ना। हमारा टारगेट क्या होगा कि सर्दी कपड़े बनाए, तो इन्वायरमेंट देखना पड़ेगा। और इन्वायरमेंट देखना पड़ेगा, साथ साथ टेस्ट देखना पड़ेगा कस्टमरों का, कस्टमर का टेस्ट कैसा है, क्या प्रेफरेंस करते हैं वो, क्या चीज उनको चाहिए होती है, उसके अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो हमारा जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो हम रिसोर्स यूज कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज होंगे, तो हमारे प्रोडक्शन करें अच्छे तरीके से सेल होंगे, है ना। उसके बाद प्लान एंड मेक डिसीजन। और जो टॉप मैनेजर्स के वही प्लान बनाते हैं
वही डिसीजन में बनाते हैं। अब अगर मिडिल मैनेजर क्या करती है, एलोकेट रिसोर्स को जगह पे करती हैं, कैसे यूज करना है उसको करते हैं। ओवरसी करते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर, जो फर्स्ट लाइन मैनेजर में आ गया हमारा। फर्स्ट लाइन मैनेजर मतलब लो लेवल के जो होते हैं उनको देखते हैं, ठीक है, कि वो काम सही करे कि नहीं करे, अगर गलत करे तो क्या गलत कर रहे हैं उनको बताते हैं, ठीक है। रिपोर्ट टू टॉप मैनेजमेंट, जो भी अगर लो लेवल को कोई दिक्कत होती है, कोई इशू होती है, अगर कुछ जानकारी चाहिए होती है, तो लो लेवल वाले जो लोग हैं तो वो डायरेक्ट टॉप मैनेजर टॉप लेवल वाले से बात नहीं कर सकते, तो उनको जो इन्फॉर्मेशन है पहले किसको देनी होती है, मिडल मिडल मैनेजर को, मिडल मिडल मैनेजर को। फिर मिडल मैनेजर क्या करता है, टॉप मैनेजर से पूछता है, ओके। फिर डेवलप इम्प्लीमेंट एक्टिविटी, वो डेवलप क्या करता है, इम्प्लीमेंट एक्टिविटीज फॉर मिडल मैनेजर। लास्ट आता है लो मैनेजर्स, लो लेवल या लो मैनेजर्स। इसमें कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज होती है, जो कोऑर्डिनेट एक साथ करने वाली एक्टिविटीज होती है। सुपरवाइज एम्प्लॉइज होते हैं, जो एम्प्लॉइज को सुपरवाइज किया जाता है, देखा जाता है एम्प्लॉइज को। रिपोर्ट टू मिडल मैनेजर, और रिपोर्ट करा जाता है किसको, मिडल मैनेजर को। और ये जो है एक्टिविटी, जो ऑपरेशन है वो डे टू डे होती है, ओके। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है मैनेजर कॉम्पिटेंसी। मैनेजरल कॉम्पिटेंसी क्या होता है, ये रेफर करता है नॉलेज, स्किल्स, traits and make a manager successful in the role as a manager. That means manager competency are the quality which are required of a manager to perform his job effectively. तो इसमें क्या इंक्लूड होता है, हमारी नॉलेज होगी, स्किल्स होगी, ट्रेड्स होगी किसी मैनेजर की, ताकि जो वो जो काम करे मैनेजर, जो परफॉर्म करे वो इफेक्टिवली करे, ठीक है। तो जो मैनेजर की जो क्वालिटीज है, तो उसमें क्या क्या चीज होती है, स्किल्स होनी चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर स्किल्स नॉलेज ये चीजें होगी तभी जो वो काम परफॉर्म अच्छे तरीके से कर पाएगा। अगर परफॉर्म अच्छे तरीके से कर पाएगा तभी वो गोल को अचीव कर पाएगा, है ना। अब देखते हैं इनिशियल एलिमेंट ऑफ मैनेजर कॉम्पिटेंसीज। तीन चीजें आ जाएंगे इसमें, नॉलेज, स्किल्स एंड ट्रेड्स। अब एक एक करके मैं बता देती हूँ क्या मतलब होता है इनका। नॉलेज, नॉलेज क्या होता है, नॉलेज हमें कहते हैं हमें एक चीज की नॉलेज है, मतलब हमें पता है वो क्या होता है, मतलब हमें उसका आइडिया होता है। तो नॉलेज इज इनोवेशन इज पॉसिबल एंड थ्रू नॉलेज। इन सिंपल वर्ड नॉलेज मीन्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें एक चीज मतलब एक तरफ से इंफॉर्मेशन होना किसी चीज से रिलेटेड, उसे कहते हैं नॉलेज। एंड रिटेंशन ऑफ फैक्ट दैट कैन एन इंडिविजुअल स्टोर्स इन सम पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो हमें जो हमारी जो नॉलेज है, जो हमारे इंफॉर्मेशन है, जो हमें पता होता है किसी चीज के बारे में, तो हम कहाँ पे कलेक्ट करते हैं, ऑफकोर्स माइंड में, ठीक है। तो भी हम कहते हैं मुझे नॉलेज है उस चीज की। कैसी नॉलेज, हमें उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी तभी तो हम कहते हैं कि हम नॉलेज है, बस यही है। क्रिएटिव प्रोसेस प्रोवाइड इमेजिनेशन एंड डेवलप दैम सक्सेसफुली। हम क्रिएटिव प्रोसेस करते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, इमेजिनेशन चाहिए होती है, एक डेवलपमेंट चाहिए होती है किसी। अगर हम कुछ सक्सेसफुल, हमें कुछ अच्छा करना है तो उससे पहले हमें नॉलेज भी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस चीज से रिलेटेड, तभी हम कहते हैं कि नॉलेज हमें। ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं, हम देखते हैं डेली लाइफ में ही है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट अदर स्किल्स। अब स्किल्स क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्किल्स है मेरे पास, मैं कहते हैं मैं पर्टिकुलर स्किल्स है, मुझे एक्सेल चलाना आता है, एक पर्टिकुलर स्किल्स, ठीक है। मुझे एक स्किल्स है कि भाई मैं इंग्लिश अच्छी बोलती हूँ, ऐसे बोलता हूँ कोई, मेरा मेरा स्किल्स, एक नॉलेज होना एक तरफ से, ये भी नॉलेज ही होता है, ठीक है। तो इसको ये भी स्किल्स कहलाता है। स्किल्स में क्या आ गया, इज एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट अ सिस्टम एंड सीक्वेंस ऑफ बिहेवियर। मतलब एक तरह से बिहेवियर आ जाता है लोगों का, ठीक है, उसे स्किल्स कहते हैं हम, कि क्या क्या स्किल है, मतलब क्या तरीका है उसके बोलने का, है ना। तो आ जाता है, अगर मैं डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगी। एंड अ मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू हैव सर्टेन स्किल, और मैनेजर को सर्टेन स्किल्स होनी चाहिए। क्या क्या, टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, कंसेप्शनल स्किल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। इन स्किल्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे अभी आगे जाकर बढ़ेंगे। वैसे जो हमारे एग्जाम में जो मेन है वो टेक्निकल स्किल्स आ गया, ह्यूमन स्किल्स और कंसेप्शनल स्किल है, जो कि हमारे मैनेजर स्किल्स में आता है, जो मैनेजर को चाहिए होता है, ओके। तो ये स्किल जो क्या है, हमें एक पर्टिकुलर एक बिहेवियर होता है मैनेजर का, वो हम देखें कैसा बिहेवियर होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं स्किल्स है। अब द ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब क्या होता है, पर्सनल क्वालिटीज। सबकी जो पर्सनल क्वालिटीज है वो अलग होती है, सबका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए
या कैसे उनको मैनेज करना, सबका तरीका अलग होता है। सब अलग तरीके से मैनेज करते हैं कि जो मैंने मैनेज करा तो दूसरा बंदा वैसे ही मैनेज करेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। दिस ट्रेड कैन इंक्लूड, ये जो ट्रेड है इसमें क्या आ जाती है, लीडरशिप स्किल्स हो गई, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, कम्युनिकेशन एबिलिटी होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज हो गई, डिसीजन मेकिंग होगी। तो ये दीज आर दी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैनेजर्स के पास होनी चाहिए, ताकि जो वो अपने टीम्स को मोटिवेट कर सके और देख सके, लीड कर सके, मैं बता सके। तो मेन यही है कि जो हर बंदे की जो पर्सनल क्वालिटीज है वो डिफरेंट होती है। तो ट्रेड में क्या आता है, जो पर्सनल क्वालिटीज अच्छी होनी चाहिए मैनेजर की, इफेक्टिव होनी चाहिए, ताकि वो अपनी टीम को प्रमोट कर सके, मतलब टीम को मतलब गाइड कर सके, समझ रहे हो। तो इसलिए तो हम ये तीन चीजें हम देखते हैं किसी मैनेजर के लिए, क्या ट्रेड्स हो गया, स्किल्स हो गया और नॉलेज। ठीक है। अब मैंने बताया था कि मैनेजर स्किल्स क्या होता है। द मैनेजर स्किल्स मीन द पर्सन एबिलिटी, कि पर्सन की क्या एबिलिटी है, पुट टू यूज बाय मैनेजर फॉर द एक्मेलिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो मैनेजर के पास होनी चाहिए ताकि अचीव क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसमें हम तीन चीजें देखेंगे, जो कि टेक्निकल स्किल्स, सेकंड कंसेप्शनल स्किल्स, थर्ड इज ह्यूमन स्किल्स। ये लास्ट चैप्टर है, यहीं पे फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। तो टेक्निकल स्किल्स क्या है, दीज आर स्पेसिफिक नॉलेज, एक स्पेसिफिक नॉलेज होना, एंड एबिलिटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म टास्क एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू पर्टिकुलर जॉब और इंडस्ट्रीज, एक मतलब स्पेसिफिक नॉलेज होना। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर इंजीनियर नीड्स अ टेक्निकल स्किल्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब एक ऐसी लैंग्वेज, मतलब एक ऐसी स्किल्स होना स्पेसिफिक, जो हम कोई भी टास्क कर रहे हैं उसके लिए अलग नॉलेज होना। अगर हमें कोई काम करना है उसके लिए एक अलग नॉलेज चाहिए, उसे कहते हैं स्पेसिफिक, मतलब क्या कहते हैं, टेक्निकल स्किल्स। नेक्स्ट आता है कंसेप्शनल स्किल्स। कंसेप्शनल स्किल्स में आ जाता है हमारे थिंकिंग, एनालाइजिंग, हम कैसे एनालाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को, हम डिसीजन कैसे डिसाइड करते हैं। और ये जो है सबका अलग अलग होता है कंसेप्चुअल स्किल्स, जरूरी नहीं है सेम होता है, पर टेक्निकल स्किल्स में होता है हमें एक नॉलेज हमें लेनी पड़ती है किसी काम के लिए। ओके। तो कंसेप्शनल स्किल, दिस स्किल्स इन्वॉल्व द एबिलिटी टू थिंक, सोचना critically, analyze the complex situations and make strategic decisions. Manager with strong conceptual skills can see the bigger picture and understand how the different parts of an organization or project will fit together. अगर बंदे के पास एक थिंकिंग अच्छी है, मतलब अच्छा सोचता है अच्छे तरीके से, उसके पास आइडिया है कि कैसे मैनेज करना है डिसीजन को, इवन वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को भी एनालाइज कर सकता है, तो उसे पता है फिर वो अच्छी तरीके से कर सकता है कि तो ऑर्गेनाइजेशन में जो और भी चीजें हैं कि वो सही हो रही है कि नहीं हो रही है, समझ रहे हो। तो ये आ गया कंसेप्शनल स्किल। लास्ट टॉपिक दैट इज ह्यूमन स्किल। ह्यूमन स्किल्स में क्या, दिस स्किल्स इज अबाउट लीडरशिप, टीम वर्क, ये लीडरशिप कैसा करता है, टीम वर्क कैसा है उसका, उसका इंटेलिजेंसी कैसी है। तो ये जो है नॉर्मल ह्यूमन स्किल्स होनी चाहिए। तो दिस स्किल्स आर ऑल अबाउट इफेक्टिवली इंटरेक्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, मतलब ऐसा होना, मतलब इस बंदे को स्किल्स होनी चाहिए कि हम किसी और से बात करें लगे कि हम बंदे में है बात, मतलब वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, समझ रहे हो। हम किसी को कैसे जज करते हैं, बाय थ्रू स्किल्स, बाय वे ऑफ टॉकिंग, बाय वे ऑफ कम्युनिकेशन। अगर देखते हैं कि वो कम्युनिकेशन, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, कैसे पता चलेगा, तो वो अच्छे तरीके से बात करेगा, है ना। तो वही ह्यूमन स्किल्स में आ जाता है। दे इंक्लूड स्किल्स लाइक लीडरशिप, टीम वर्क, conflict resolutions एंड इमोशनल इंटेलिजेंसी। इमोशनल इंटेलिजेंसी भी होना बहुत अच्छी बात है, और होना चाहिए कि अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल कर सके, समझ रहे हो। मैनेजर्स विद स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स कैन बिल्ड रिलेशनशिप, मोटिवेट देयर टीम। अगर अच्छे तरीके स्किल्स होगी उसके पास, अच्छे तरीके से वो टीम वर्क करेंगे, लीडरशिप होगी, तो अपने जो टीम को मोटिवेट कर सकती है। सो गाइस, तो यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, फर्स्ट चैप्टर। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। और जिसका जो पीपीटी का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। और जिस बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, like the videos and share the video. Okay, bye, thank you.